तो जो अगला टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टार लगा लो इस पे, इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज करो ये कोई इंटरफेस है और ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर। नीचे तो क्या है? डेंसर मीडियम हमने कंसिडर किया है, और ऊपर क्या कंसिडर किया है? रेयर मीडियम। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहां पे कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर हमने कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है। अब इससे लाइट रेज एमिट होंगी और इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी। अब आपको ये चेक करना है कि वो किस तरीके से बैंड होती हैं, क्या फिनोमेना होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया। जो भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, रूल आपको पता है रिफ्लेक्शन का, कि वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है। अगर कोई भी लाइट रे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। रूल याद रखना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको इंक्रीज करेंगे। अच्छा, इस वाली लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज करो हमने किसी I1 एंगल के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट किया। हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइट रे है ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है और ये एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा ही होगा, क्योंकि लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की तरफ जा रही है? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। चलो एक और लाइट रे लेते हैं। इस लाइट रे को हमने इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट किया, ये यहाँ पे नॉर्मल है। इस बार मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये हो चुका है I2। तो इससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से बैंड होगी और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आप क्या देखते हो कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर अब मैं लाइट रे को इंसिडेंट कर रहा हूँ और इस बार मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ये वाली जो लाइट रे है ये इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है ये है सपोज करो I3। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो लाइट रे है ये इस इंटरफेस के एकदम पैरेलल चली जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद में ये इंटरफेस के पैरेलल जा रही है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो चुका है? 90 डिग्री हो चुका है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आप क्या देखते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपने I3 रखा तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कितना हो चुका है? 90 डिग्री के बराबर हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करता हूँ, सपोज करो इसी इंटरफेस के ऊपर अब एक और लाइट रे को आप इंसिडेंट कर रहे हो जो कि इससे ज़्यादा एंगल के ऊपर, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इससे भी ज़्यादा रखेंगे। ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई। आप क्या देखते हो कि ये जो लाइट रे है ये किसी I4 एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है जो कि I3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट रे इस इंटरफेस के ऊपर टकराएगी और टकरा के वापस से इसी मीडियम के अंदर आ जाती है। मतलब यहाँ पे लाइट का क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब ऊपर क्या है? एयर, नीचे क्या है? वाटर। दोनों ट्रांसपेरेंट है, लेकिन देखो लाइट इस मीडियम से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर वापस से इसी मीडियम के अंदर आ गई। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी दो कंडीशंस होती है। दो कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन देखो, जो लाइट रे है वो लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की तरफ जा रही है? यहाँ पे तो ये है डेंसर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। एयर क्या है? रेयर मीडियम। तो यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब लाइट रे अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी, हो सकता है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पे, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस से उसी मीडियम के अंदर चली गई। ये कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इस वाले एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला जो एंगल है I3 जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो चुका है, इसका हम एक स्पेशल नाम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। और ये अलग अलग टाइप के इंटरफेस के लिए वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे एयर वाटर इंटरफेस के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे एयर रखूँ, यहाँ पे ग्लास रखूँ, तब ये क्रिटिकल एंगल अलग आएगा। ये एयर हो, ये डायमंड हो, तो क्रिटिकल एंगल अलग आएगा। ये डिपेंड करेगा कि इस मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। तो इस सी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा होना चाहिए? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ही उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज लाइट टकरा के, इंटरफेस के ऊपर टकरा के इससे बाहर निकल जाती है। देखो यहाँ पे इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी, और इससे पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तब लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर मीडियम से बाहर निकल रही है। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट किया जाए तो आप क्या देख रहे हो कि जो लाइट रे है वो टकरा के इंटरफेस से वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाती है, डेंसर मीडियम में। तो इस फिनोमेना को हमने बोल दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसकी जो दो कंडीशंस है वो भी आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन, जो लाइट रे है उसको डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। और दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तभी ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली फिनोमेना है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी ऐसी फिनोमेना होती है जो आप डेली लाइफ के अंदर भी देखते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो डायमंड है वो ग्लास की कंपैरिजन में ज़्यादा चमकता है। अगर आप एक ग्लास का पीस है और उसको डायमंड की शेप दे देते हो, फिर भी आप देखते हो कि जो डायमंड है वो ग्लास की कंपैरिजन में ज़्यादा चमकेगा। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न हम पता करते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, अच्छा, ये क्रिटिकल एंगल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम डिराइव कर लेते हैं, आगे उसको यूज़ करेंगे। तो देखो, उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए देखो क्रिटिकल एंगल कहाँ पे बन रहा है? इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला जा रहा है? क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री। ये जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ μ1, और ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर लेता हूँ μ2। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो हम क्या लिखेंगे? μ1 साइन, क्या लिखना होगा? μ1 साइन 90 इक्वल टू μ2 साइन सी, μ2 साइन सी। और यहाँ से ये देखो μ2 अपॉन μ1 क्या लिख सकते हो? μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू ये आएगा साइन 90 अपॉन साइन सी। साइन 90 आप जानते हो कितना होगा? 1। ये बन गया μ21 और ये बन गया 1 अपॉन साइन सी। इससे आप साइन सी इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हो, साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन μ21। और अगर सी यानी क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है तो क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स 1 अपॉन μ21। ये अपने पास में क्या आ गया? क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ग्लास और डायमंड अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ग्लास और डायमंड में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा? आपको पता होगा भी ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है? 1.5। और डायमंड के लिए कितना होता है? डायमंड के लिए म्यू होता है, ये होगा 2.4। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर इसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब डायमंड के लिए μ2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। भाई ये तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो μ1 पे तो आपको फोकस करना नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे μ21 लिखा है, मतलब ये μ21 क्या चीज़ होती है? μ21 होता है μ2 अपॉन μ1। तो μ1 तो भाई यहाँ पे एयर लो, ये ग्लास ले लो, ये एयर है, ये डायमंड है, तो यहाँ पे तो एयर ही रहेगा हमेशा। तो एयर रहेगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। μ2 जितना ज़्यादा होगा μ21 उतना ही ज़्यादा आएगा। भाई μ2 जितना ज़्यादा होगा उतना ही μ21 ज़्यादा आएगा, और जितना μ21 ज़्यादा आएगा ये क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा आएगा। ये जो वैल्यू है ना μ21, ये जितनी बड़ी आएगी ना, ये क्रिटिकल एंगल सॉल्व करने पे उतना ही छोटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लास के लिए देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास के लिए म्यू कम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम। किसकी कंपैरिजन में? ग्लास, डायमंड की कंपैरिजन में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या आना चाहिए? ज़्यादा। तो इसका क्रिटिकल एंगल होता है फिर फॉर ग्लास ये होगा 42 डिग्री के आसपास। और अगर मैं डायमंड के लिए देखूं तो डायमंड का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.4। तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा?
कम आएगा। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कंपैरिजन में ज़्यादा है डायमंड का, तो इसका मतलब इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, कम। कितना, 24 डिग्री के आसपास। इसको याद रखना है। ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1.5, और इसका क्रिटिकल एंगल कितना निकल के आता है एयर ग्लास इंटरफेस के लिए, 42 डिग्री। अगर मैं एयर डायमंड इंटरफेस लेता उसकी जगह, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से इसका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, कम आएगा। कितना आएगा, 24 डिग्री के बराबर। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है वैसे, है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्रिटिकल एंगल भी याद करना है, और डायमंड के लिए भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्रिटिकल एंगल याद रखना है। आगे हम जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसमें हम इन दोनों डेटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हम डेली लाइफ में इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके हम कौन कौन सी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो बेस्ट पहली फिनोमेना वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। पहली फिनोमेना क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा कि जो डायमंड है वो ग्लास की कंपैरिजन में ज़्यादा चमकता है। अगर आपके पास एक डायमंड है और एक ग्लास है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फिर भी जो डायमंड होगा वो ग्लास की कंपैरिजन में ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसका रीज़न क्या है, तो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ये तो मैंने लिया है इधर ग्लास और ऊपर है एयर, यहाँ पे हो गया डायमंड और ये हो गया एयर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग इंटरफेस की हम बात करेंगे। ये दो अलग अलग इंटरफेस है, ये अलग है, ये अलग है। ये एयर ग्लास इंटरफेस है और ये एयर डायमंड इंटरफेस है। ठीक है, ये वाला जो इंटरफेस है इसको एयर डायमंड इंटरफेस बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और मुझे पता है कि जो एयर ग्लास इंटरफेस होता है इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, याद करो 42 डिग्री। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 42 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं एयर डायमंड इंटरफेस लेता हूँ तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आता है, 24 डिग्री। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो मुझे ये पता है कि अगर मैं लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से कम एंगल के ऊपर इंसिडेंट करूंगा तो वो मीडियम से बाहर निकल जाएगी। सपोज करो आपने एक लाइट रे को 42 डिग्री से कम एंगल के ऊपर इंसिडेंट किया इस इंटरफेस के ऊपर, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका ये 42 डिग्री से कम बन रहा है, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर मीडियम से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको मैं 0 बोल देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से आगे एक एक डिग्री के डिफरेंस के ऊपर आप अलग अलग लाइट रेज इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो। जैसे फर्स्ट लाइट रे हम 1 डिग्री एंगल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस तरीके से 90 डिग्री तक हम 90 लाइट रेज को इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो आप सोच के बताओ कि 0 से लेके 42 डिग्री तक, 0 से लेके 42 डिग्री तक जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी क्या वो मीडियम से बाहर निकल जाएंगी, है ना, क्योंकि उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा। तो कितनी लाइट रेज मीडियम से बाहर निकलती है, 42 लाइट रेज। और अगर लाइट रे 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो फिर क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट रे यहाँ पे इंटरफेस पे टकराएगी और टकरा के वापस से मीडियम के अंदर आ जाएगी। तो 42 डिग्री से 90 डिग्री तक कितनी लाइट रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, कितनी लाइट रेज का होगा, तो 42 से 90 मतलब 90 में से 42 तो ये माइनस कर दो, कितना आएगा 48। तो 48 लाइट रेज का क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाया। अब सेम चीज यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लाइट रे को इंसिडेंट करूंगा 24 डिग्री से कम एंगल के ऊपर, ये 24 डिग्री एंगल है, अगर मैं 24 डिग्री से कम एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करता हूं तो मैं क्या देखूंगा, लाइट रे मीडियम से बाहर जा रही है क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो गया। अच्छा, कितनी लाइट रेज मीडियम से बाहर निकल जाएंगी, तो 0 से लेकर 24 तक 24 लाइट रे मीडियम से बाहर निकल रही होंगी। फिर 24 से ज़्यादा एंगल के ऊपर अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करोगे, आप क्या देखोगे कि जो भी लाइट रे 24 से ज़्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम से बाहर निकल, मीडियम से मतलब इंटरफेस पे टकरा के वापस से मीडियम के अंदर आ जाती है। जो भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो वापस से टकरा के मीडियम के अंदर आ जाएगी, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। तो कितनी लाइट रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, तो 90 में से 24 माइनस करो, कितना आएगा 66 लाइट रेज का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
अब एक चीज सोच के बताओ कि दोनों जो मैंने केस बताए हैं इसमें से ग्लास और डायमंड, इसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा कौन कर पा रहा है? डायमंड ज्यादा कर पा रहा है। मतलब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है ये डायमंड के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। अगर लाइट रे इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उसको बाहर निकलने का मौका डायमंड में कम मिलेगा, क्योंकि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है। अगर इससे कम कम एंगल के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होगी तब तो इससे बाहर निकल पाएगी, अदरवाइज क्या होगा, वापस से घूम के इसी के अंदर आ जाती है। समझ में आई ये बात? अब मान लो मैंने क्या किया, ये कोई डायमंड लिया तो इसके अंदर किस तरीके से ये फिनोमेना होगी। ये कोई डायमंड है और इसके ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। सपोज करो ये लाइट रे इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो लाइट रे है ये किधर बैंड होगी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है अभी, तो ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होकर यहाँ पे पहुंची। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वापस क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर अगेन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बार बार लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पहुँच रहेगी। अगर कहीं पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर कम रह गया तो मीडियम से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज अंदर ही अंदर घूमती रहेगी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मीडियम ज़्यादा कर पाएगा वो ज़्यादा देर के लिए लाइट को होल्ड कर पाएगा अपने अंदर। भाई ज़्यादा देर के लिए लाइट कौन से मीडियम में रुकेगी, जो ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाएगा। कौन सा कर पाता है, डायमंड ज़्यादा कर पाता है। तो डायमंड के अंदर ये लाइट रे इंटर तो कर जाएगी लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी देर तक घूमती रहेगी। अब लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट जहाँ भी होती है वहाँ पे चमक होती है। तो अगर डायमंड ग्लास की कंपैरिजन में लाइट को ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर पा रहा है, अपने अंदर ज़्यादा देर के लिए घुमा पा रहा है, तो वो आपको ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। किसकी कंपैरिजन में, ग्लास की कंपैरिजन में। रीजन समझ में आया क्या? इसीलिए आप देखते हो कि जो डायमंड है वो ग्लास की कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा चमकता है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अब डायमंड की जो कॉस्ट होती है ना वो भी इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमंड होगा उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा और वो उतना ही ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा चमकेगा। तो डायमंड की जो कॉस्ट होती है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के डिसाइड होती है कि कौन सा डायमंड ज़्यादा महंगा होगा। कौन सा महंगा होगा ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा, उसके लिए क्रिटिकल एंगल छोटा आएगा और वो ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाता है। आया समझ में ये? तो ग्लास और डायमंड में से डायमंड इसीलिए ज़्यादा चमकता है क्योंकि उसमें TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो पाता है। आया समझ में? क्लियर एकदम? अगली जो फिनोमिना है वो है मिराज। मिराज का मतलब है गर्मियों के दिनों में आप क्या देखते हो कि रोड के ऊपर या जो डेजर्ट एरिया होता है ना, रेगिस्तान होता है, वहां पे आपको पानी सा ऐसे भरा हुआ दिखाई देता है। तो वो किसकी वजह से होगा, वो भी TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो उसके पीछे क्या फिनोमिना होती है वो समझते हैं। देखो गर्मियों के दिनों में क्या होगा कि जो अर्थ की सरफेस होती है वो काफी गर्म होती है। अर्थ सरफेस गर्मियों के दिनों में क्या होती है, काफी गर्म होती है, क्योंकि सन से आने वाले रेडिएशन से अर्थ क्या हो जाएगी, गर्म। तो ये तो क्या हो गई यहाँ पे हॉट सरफेस। यहाँ पे अच्छा, अगर अर्थ की सरफेस गर्म होगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अर्थ की सरफेस के आसपास जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अर्थ की सरफेस से हीट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो यहाँ से दूर चले जाएंगे। दूर जाएंगे तो ऊपर तो एयर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो एयर है वो पहले से है ही, और यहाँ की एयर के मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा ऊपर चले गए। तो यहाँ पे मतलब अर्थ सरफेस के पास में तो एयर थोड़ी हो जाती है रेयर, और ऊपर जाएंगे तो थोड़ी सी डेंसर हो जाएगी। मतलब अगर मैं एयर की अलग अलग लेयर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, ये देखो मैं यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा हूँ इसमें मैं ये एयर की अलग अलग लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो एयर की डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, सपोज करो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो उस कंडीशन में एयर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ खड़ा है यहाँ पे, और आपको उसको ऑब्जर्व करना है। आप यहाँ पे हो, इधर कहीं पे हो, ठीक है। यहाँ पे हम इस पेड़, यहाँ पे खड़े होकर इस पेड़ को ऑब्जर्व करेंगे। अब पेड़ के ऊपर ये कोई पॉइंट है, सपोज करो ये कोई पॉइंट है ए, और ये जो ए पॉइंट है इससे लाइट रेज अपनी आंखों की तरफ आ रही है। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो जहाँ से आपको लाइट रेज आती हुई अपीयर होंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, है ना। तो
देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इससे सपोज करो एक लाइट रे यहाँ पे आगे ट्रेवल कर रही है। अब ये जो लाइट रे है ये जैसे ही इस इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही होगी, हमने क्या बोला कि जो ऊपर है, ऊपर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है और नीचे एयर की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे जब ये लाइट रे ए पॉइंट से आगे की तरफ ट्रेवल करेगी तो ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही होगी, तो ये किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से बैंड होगी। फिर ये यहाँ पे पहुंची, ठीक है। यहाँ पे आपने अगेन क्या देखा कि ये जो लाइट रे है ये डेंसर से, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जा रही है, तो ये डेंसर मीडियम है और ये इसकी कंपैरिजन में रेयर मीडियम है, तो ये अगेन किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस तरीके से आप क्या देखते हो कि जो लाइट रे है वो बार बार यहाँ पे जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगी, ये जो लाइट रे है ये जैसे जैसे आगे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चुका है I2 और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया I3। अब किसी न किसी इंटरफेस के लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये है डेंसर मीडियम, ये होगा रेयर मीडियम इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ऐसे आते आते। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा इस लाइट रे को, उसको ये लाइट रे कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, तो ब्रेन क्या करेगा, जैसे ये तो एक लाइट रे के लिए हमने डायग्राम बनाया, ऐसे और भी बहुत सारी लाइट रेज होंगी। ब्रेन क्या करता है, इन लाइट रेज को बैक ट्रेस करेगा, और बैक ट्रेस करने पे ये जो लाइट रेज हैं ये पीछे यहाँ पे, यहाँ से कहीं से आते हुए अपीयर होंगे, मतलब ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी ए डैश पे, और इसी तरीके से इस पैड से जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी सबकी एक इमेज बनेगी इस सरफेस के नीचे की तरफ, मतलब ये जो पेड़ है इसकी एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे कंप्लीट, है ना, इसकी कंप्लीट एक इमेज बन जाएगी। अब ऐसा आपको कब दिखाई देता है कि सामने एक ऑब्जेक्ट भी है और नीचे उसका इमेज भी है, ये तब दिखाई देता है जब यहाँ पे पानी भरा होता है। तो हमारा जो ब्रेन है इसके लिए ट्रेंड है कि जब भी ऐसा दिखे कि एक ऑब्जेक्ट हो और एक उसकी इन्वर्टेड इमेज आपको नीचे दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो ये जस्ट एक इल्यूजन होता है हमको कि सामने ऑब्जेक्ट भी दिख रहा होता है और इसके इन्वर्टेड इमेज भी हमको सरफेस के नीचे की तरफ दिख रही होती है, तो हमको लगता है शायद वहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो ये जो इल्यूजन है इसकी वजह से हमको, मतलब ये इमेज बनने की वजह से, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है, हमको ऐसा लगेगा शायद यहाँ पे पानी होगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे कोई पानी वगैरह नहीं होता। ये सारी की सारी फिनोमिना किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगी। ये चीज़ समझ में आई क्या, ठीक है। आप बोलोगे सर रोड के ऊपर तो कोई पेड़ नहीं होता, फिर वहाँ पे पानी भरा हुआ कैसे दिखाई देता है, तो रोड के ऊपर भी, रोड जब गर्म होगी तो वहाँ पे भी सेम फिनोमिना होती है, लेकिन वहाँ पे इमेज किसकी बनेगी, तो स्काई से आने वाली जो लाइट रेज होती है, स्काई से जो आने वाली लाइट रेज बादलों से होके आ रही है, तो स्काई की एक इमेज, एक इन्वर्टेड इमेज स्काई की आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है शायद वहाँ पे पानी भरा हुआ होगा। क्योंकि जब पानी भरा होता है ना, पानी का कोई तालाब होता है, तो उसमें आपको स्काई की भी इमेज दिखती है, ठीक है, और किनारे पे जो पेड़ खड़ा है उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा ना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट रे का और एक इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी, तो हमको लगेगा शायद वहाँ पे पानी है, जबकि एक्चुअल में नहीं होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो फिनोमिना है मिराज, इसके पीछे भी फिनोमिना कौन सी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरी जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम TIR की, वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब ये क्या चीज़ होती है, क्या काम आते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, तो तीसरी एप्लीकेशन है TIR की, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है ये किसके बनाने हैं, हमको ग्लास के बनाने, स्पेशल तौर पे बोला जा रहा है ग्लास के ही प्रिज्म बनाने हैं। और ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, और उसका क्रिटिकल एंगल कितना आता है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल याद रखना है ग्लास का 42 डिग्री। अब देखो ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म होते हैं ये एक्चुअल में राइट एंगल प्रिज्म होते हैं। राइट एंगल प्रिज्म उनको बोला जाता है जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। जैसे ये वाला प्रिज्म है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल होते हैं 45 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है राइट एंगल प्रिज्म। अब देखो इनका यूज़ क्या है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम इसमें कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आपको 90 डिग्री से या 180 डिग्री से घुमाना हो, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा उसकी इमेज ऐसे बनानी है, या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा उसकी इमेज को इन्वर्टेड बनाना है, तो आप टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म को यूज़ कर सकते हो।
ये जो राइट एंगल प्रिज्म है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे थोड़ा समझते हैं। देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ए पॉइंट से एक लाइट रे हम इस इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करते हैं। जो भी लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है इंटरफेस के ऊपर वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होती है, तो ये यहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो बताओ कि ये वाली जो लाइट रे है ये कितने एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 45 है, ये कितना है 90, ये कितना होगा 45, तो ये कितना बना 45 डिग्री। तो ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये 45 ही तो बचा, और ये 45 है, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, देखो क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास के लिए 42 डिग्री, जबकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये लाइट रे ऐसे इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी इस वाले इंटरफेस पे, तो ये सीधी चली जाएगी। तो ए पॉइंट की इमेज इसी लाइन पे, इसी लाइट रे पे कहीं ना कहीं बनेगी। सपोज करो यहाँ पे बन रही है, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। कम से कम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है इमेज को बनाने के लिए, लेकिन सिंपल डायग्राम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। सपोज करो एक और लाइट रेज के ऊपर आई होगी और उस तरीके से वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी। अब इसी तरीके से बी पॉइंट से एक लाइट रे ले लो और उसको इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर दो। ये विदाउट डेविएशन पहले तो स्ट्रेट पास होगी, फिर यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा वही 45 डिग्री बनेगा, है ना। जैसे ये 45, ये 90, ये 45 और ये 45, तो ये भी 45 होगा। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रे नीचे आएगी, फिर यहाँ पे ये इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों जो लाइट रेज है वो इस तरीके से आ रही है बाहर इंटरफेस से। ये बी से चलने वाली लाइट रे, इसलिए इसके ऊपर कहीं ना कहीं बी की इमेज बनेगी बी डैश। अब आप क्या देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे रखा था और इसको जो इमेज बनेगी, अगर मैं इस ए डैश और बी डैश को मिला दूं तो इमेज बन रही है हॉरिजॉन्टल। देखो ऑब्जेक्ट कैसे रखा था वर्टिकल रखा था और इमेज कैसे बनी हॉरिजॉन्टल। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज को हमने कितने एंगल से घुमा दिया 90 डिग्री एंगल से घुमा चुके हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इस इमेज ऐसे बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज 90 डिग्री एंगल से रोटेट हो गई। अगर आपको 180 डिग्री से घुमाना है ऑब्जेक्ट की इमेज को तो भी हम राइट एंगल प्रिज्म यूज कर सकते हैं। ये देखो अब दूसरा डायग्राम देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ये एंगल 90 ले रहे हैं, ये हो गया 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने एंगल से घुमाना है 180 डिग्री से घुमाना है। किस तरीके से घूमेगी इमेज, तो एक लाइट रे हम ए पॉइंट से इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे, ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना बनेगा, ये 45, ये 90, ये 45 और ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आएगी लाइट रे। फिर ये वाला जो इंटरफेस है इसके ऊपर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करोगे अगेन, तो ये भी 45 डिग्री के बराबर ही बनेगा। ज्योमेट्री से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये लाइट रे इस इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी और परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है इसलिए सीधी पास होगी। तो ए पॉइंट की इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, इस लाइट रे पे कहीं ना कहीं बनेगी, यहाँ पे मान लिया ए डैश पे, ठीक है। और फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको बी पॉइंट से हम इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, सेम एक्टिविटी होगी, ये सीधी चली जाएगी पहले तो। फिर यहाँ पे क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से नीचे आएगी। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर वापस ये बैंड होगी और इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है इसलिए सीधी चलेगी। तो बी की इमेज यहाँ पे बनेगी बी डैश पे। ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, मतलब कितने एंगल से घूम गई इमेज 180 डिग्री से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री से घुमाना हो या 180 डिग्री से घुमाना हो उसके लिए हम कौन से प्रिज्म यूज करते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं, जिसमें फिनोमेना कौन सी यूज कर रहे हैं TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा आप बोलोगे सर इसके लिए तो मिरर ही काम में ले लेते, इसके लिए मिरर काम में ले सकते हो वैसे तो। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और मैंने एक मिरर को 45 डिग्री एंगल पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो AB और ये एक प्लेन मिरर है, लाइट रे ऐसे जाएगी A और B पॉइंट से और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो कैसे आ जाएगी। तो उसी तरीके से A की इमेज यहाँ पे बन रही है सपोज करो, B की इमेज यहाँ पे बन रही है B डैश। तो फिर इसका यूज क्या है, ये काम आप मिरर से भी करवा सकते हो, प्लेन मिरर से। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दो इसकी जगह, है ना, उससे भी काम हो जाएगा। देखो जो प्लेन मिरर होता है या कोई भी मिरर हो, जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो 100% रिफ्लेक्शन कभी नहीं कर पाता।
वो सपोज करो 10% लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी 90% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी फिनोमेना यूज कर रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब ये है कि 100% लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इससे जो इमेज बनेगी वो ज़्यादा ब्राइट बनेगी। अगर आप मिरर यूज करोगे तो इससे बनने वाली इमेज थोड़ी सी डल होती है, थोड़ी सी डल होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी कंपेरिजन में डल होगी। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का 0% एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और उससे बनने वाली इमेज क्या होगी, क्लियर और ब्राइट इमेज बनती है इससे। तो इसलिए हम टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं नॉर्मली। और अब इसमें सबसे लास्ट वाला जो है ना एप्लीकेशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मिराज वाले पे स्टार लगा लो और एक ही वाला जो है ना ऑप्टिकल फाइबर, इस पे लगा लो। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एप्लीकेशन है इसके। TIR की यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगली एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगली एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। नाम सुना है क्या? ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने हुए पतले पतले फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले। हमारे जो बाल होते हैं इतने पतले पतले फाइबर्स होते हैं। ये समझ करो ऐसे पतला सा एक फाइबर है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। ये अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर बोलते हैं। और इसके ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की लेयर होती है जिसको बोला जाता है क्लेडिंग। क्या नाम है उसका? क्लेडिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसको बोला क्लेडिंग। देखो अंदर वाली जो लेयर है इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलेंगे क्लेडिंग। इनके नाम अलग अलग है। अच्छा, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है, ध्यान से समझना है। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। अंदर जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज करो μ1, और ये जो क्लेडिंग है बाहर वाली सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। यहाँ पे कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अंदर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, और बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। ठीक है, μ1 μ2 सिंबल में यूज कर रहा हूँ। बाकी μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का, जो कि क्लेडिंग की कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा। मतलब ये जो अंदर वाला मीडियम है ये बाहर वाले मीडियम की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अंदर वाला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है। थोड़ा अलग दिखा देते हैं इसको। अंदर वाला जो मीडियम है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और बाहर वाला मीडियम क्या होगा इसके कंपैरिजन में, रेयर मीडियम होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये लो, अब सपोज करो कि इस अंदर वाले पार्ट के ऊपर, क्लेडिंग के ऊपर आप एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हो इस तरीके से। इसके अंदर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ पे। अब आपको पता है भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है, एक तो जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो लाइट रे है हम इसको इस तरीके से इंसिडेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बने। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होता है, तो उसको यूज करके μ1 कैलकुलेट कर लेंगे। μ1 और μ2 की वैल्यूज पुट करके, और μ1 आने के बाद में आपको क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, C = sin इनवर्स 1/μ1। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करना चाहिए। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज करो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो अगेन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये बार बार लाइट रे क्या होगी, अंदर ही अंदर टकराते हुए आगे से आगे मूव करती रहेगी। तो इसकी हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आप लाइट को ट्रेवल करवा सकते हो इस ऑप्टिकल फाइबर के मीडियम से। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इसके देखो 3 यूज आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहली जो एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की होती है, जब किसी भी सिग्नल को हमको ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल होते हैं, फिर ये तो लाइट इसमें से पास हो रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक LED बल्ब यूज करेंगे, और उससे हम जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके उससे हम लाइट ऑब्टेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है अगर वो लाइट में कन्वर्ट हो गया तो उस लाइट को फिर हम इस ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल करवा देंगे, फिर अगली जगह उसको रिसीव कर लेंगे, और रिसीव करके हम वापस से उस लाइट एनर्जी को, यानी कि लाइट सिग्नल को वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है इसको यूज करके, मतलब पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर लो और फिर इससे ट्रांसमिट करवा दो,
और अगली जगह पे इसको रिसीव कर लो। आप लोग इसलिए तो वायर से हम करवा लेते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ही सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट ये है कि एक वायर से एक टाइम पे आप एक ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करवा सकते हो, जबकि ऑप्टिकल फाइबर यूज करके आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एक साथ हजारों सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हो, वो आपस में मिक्स नहीं होते। मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर 1000 वायर्स के बराबर काम करेगा। एक वायर किसके बराबर काम करेगा? 1000 वायर्स के बराबर। तो इसमें मटेरियल भी बचेगा। और वैसे भी आपको पता है कि भाई लाइट की फॉर्म में अगर सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो ये मैक्सिमम स्पीड से जा रहा होगा। भाई सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? लाइट की होती है। तो आप किसकी फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो? लाइट की फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट होता है इसमें। ठीक है। दूसरा यूज ये है कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके ही हम इंटरनेट की स्पीड को इतना बढ़ा पाए हैं। पहले तो क्या होता था, वायर्ड मीडियम से ही इंटरनेट का सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता था। अब हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक फाइबर से आप जानते हो भी हजारों सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। और ये तो बाल जितना पतला होता है, ऐसे हजारों ऑप्टिकल फाइबर का एक साथ एक बंडल होगा पूरा। तो एक ऑप्टिकल फाइबर से 1000 सिग्नल जा रहे हैं, तो हजारों ऑप्टिकल फाइबर से एक साथ कितने सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट हो रहे होंगे। और उनका जो अगली जगह पे जब उनको रिसीव करेंगे तो कितना तेजी से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा होगा। तो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए या फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेन यूज़ है। इसके अलावा ऑपरेशंस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है कि दूरबीन से ऑपरेशन, ऐसा पढ़ाया गया कहीं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ऑपरेशन करते हैं और स्क्रीन पे वो देखते रहते हैं कि अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है। तो उसके लिए पेट के अंदर एक छोटा सा कैमरा डाला जाता है। और पेट के अंदर अब कैमरा इमेजेस तभी कैप्चर करेगा जब अंदर लाइट होगी। अब बल्ब तो डाल नहीं सकते पेट में, तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या, ऑप्टिकल फाइबर का एक पतला सा बंडल होता है जिसको हम लाइट पाइप बोलते हैं एक तरह से। 100-200 ऑप्टिकल फाइबर का एक पतला सा बंडल बनाया और उसको फिर पेट के अंदर डाल दिया। अब इसके एक सिरे पर लाइट डालोगे तो दूसरे सिरे पर लाइट मिलेगी। तो ये एज ए लाइट पाइप यूज़ किया जाता है, एक लाइट बल्ब की तरह ही काम करेगा। और अगर मान लो बोलो सिर्फ छोटा सा बल्ब डाल देंगे पेट पे, तो छोटा सा बल्ब डालोगे तो वो कहीं फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाता है उसके लिए। और इससे एक साइड में लाइट डाल के दूसरे साइड में लाइट ऑब्टेन कर सकते हो। तो एंडोस्कोपी बोलते हैं पेट के ऑपरेशन को। तो एंडोस्कोपी में भी हम इसको यूज़ करते हैं एज ए लाइट पाइप। तो 3 एप्लीकेशन खास तौर पे याद रखनी है। ऑप्टिकल फाइबर की 3 एप्लीकेशन कौन कौन सी है? पहली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या बताई? इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट के लिए या फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए हम जो सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं और इससे सिग्नल मैक्सिमम स्पीड से ट्रांसमिट होता है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या थी? पेट के ऑपरेशन में, जिसको एंडोस्कोपी बोला जाता है। दूरबीन से ऑपरेशन लिखा होता है ना जगह जगह पे, वो यही प्रोसेस होती है। तो उसमें हम पेट के अंदर की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए पेट के अंदर एज ए लाइट पाइप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि मान लो कि ऑप्टिकल फाइबर वाली लाइन जा रही है कहीं पे, अगर ये कहीं कट भी गया तो कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि दूसरा कोई आदमी और इस सिग्नल को रिसीव कर लेगा, या ऐसा नहीं होता। जैसे वायर्ड मीडियम में तो क्या होता है कि वायर से कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, बीच में कट गया और दूसरे ने कोई डिवाइस लगाया कि उसको रिसीव कर लिया, तो हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल सिग्नल हो, तो उसको हम ऐसे वायर्ड मीडियम से तो ट्रांसमिट कर नहीं सकते। लेकिन अगर उसको आप ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट करोगे और अगर इसको कोई काट के या अगर कट भी गया और उसको कोई रिसीव करना चाह रहा है, तो प्रॉपर डिवाइस चाहिए इसके लिए, है ना। प्रॉपर डिवाइस चाहिए, अदरवाइज उसको लाइट मिलेगी, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। सिग्नल को तो डिकोड करना पड़ेगा ना, लाइट को फिर वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो टिपिकल प्रोसेस होती है, इतनी आसान नहीं होती, तो हर कोई उसको कर नहीं पाता। तो सेफ्टी रहती है, सिग्नल सेफ रहता है इसमें, जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है। और क्या बेनिफिट है? तो वायर में तो आप एक वायर से एक ही सिग्नल ट्रांसमिट कर पाते हो, इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर से हजारों सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब वायर से ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर से जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो ये लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होगा, मैक्सिमम स्पीड से ट्रांसमिट होगा, तो इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम ऑप्टिकल फाइबर को आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ये क्लियर है एकदम?